वो वापस आ गई है। दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। विनोद, ऐसे मत करो। पहले बच्चे को बाहर निकालो पानी से, और तुम भी जल्दी निकलो। सर्दी हो जाएगी तो मुझे मत बोलना। फिर रहना नाक को रुमाल बांधकर। सीमा साथ में सबके लिए तौलिया लेकर आई। विनोद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और सीमा उसकी बीवी। बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहे थे दोनों। उनके जीवन में इतनी खुशियाँ नहीं थी जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। थोड़ी देर से सही, लेकिन सीमा की गोद भर गई। एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत प्यार से रखते थे अपने बच्चों को, लेकिन छोटी लड़की रिंकू सबकी बहुत चहेती थी। वो अपने पापा की जान थी और अपने दादा की भी। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। विनोद और बच्चों का नहाना हो गया था। सब खाने के टेबल पर आ गए थे। खाना हुआ और सब अपने रूम में चले गए। विनोद बाहर ही बैठा था, तभी उसके पिताजी वहाँ आए। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहा है? पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी, अपना वो जो नदी का पुल बन रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहाँ जाकर रहना होगा। वहाँ से आना जाना मुश्किल होगा। वैसे काम रात दिन का है तो आजकल सामानों की भी चोरी बहुत हो रही है। मैं वहाँ रहूँगा तो सब पे मेरी नज़र रहेगी। विनोद जरा चिंता में बोल रहा था। तो क्या हुआ, आखिर काम ही करना तो है। कब जा रहे हो? पिताजी ने उसको सहारा देते हुए बोला। तुम यहाँ का टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हारे लोग हैं और मैं भी तो हूँ। मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा करूँगा। पिताजी, मैं बच्चों को यहीं रख कर जाऊँगा। यहाँ वहाँ कैसा इंतज़ाम होगा मुझे नहीं पता। आपको अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। विनोद जरा दुखी होकर बोल रहा था। तुम जाओ और काम पे ध्यान दो, यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो। पिताजी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले। जाने का दिन आया। सीमा और विनोद को लेने एक गाड़ी आई। साथ में मैनेजर था, उसका नाम रघु था। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर सामान गाड़ी में डालकर चले गए। यह कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफ़ी दूर थी। कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झंडियाँ, खेत और कभी जंगल। सीमा को यह सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हो गए थे वो बाहर नहीं निकली थी। मैनेजर ने वहाँ के एक जमींदार की हवेली किराए से ली थी। बंद थी तो सस्ते में मिल गई। गेट के अंदर जाते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू यहाँ सफाई का काम करता था और कमला रसोई का और घर की सफाई भी करती थी। वो दोनों हवेली के गेट के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर ले गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर सीमा को घर दिखाने ले गई। सीमा को घर बहुत पसंद आया। शहर में रहने वालों को ऐसे ही जगह बहुत अच्छा लगता है। आते ही विनोद को फ़ोन आया। वो मैनेजर के साथ उसी गाड़ी में बैठकर वापस साइड पे चले गए जहां उनका काम चल रहा था। यहाँ सीमा पूरा घर देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बनाया। अब वो शाम को विनोद का इंतज़ार कर रही थी। विनोद आने के बाद पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खा के बरामदे में नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगा। काफ़ी देर बाद सब सोने चले गए। सीमा और कमला बहुत अच्छे से दोस्त बन गए थे। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई। वो भी दीदी कह के पुकारने लगा था। ऐसे कुछ 8-10 दिन बाद सीमा ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसको इस बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन कमला ने सीमा को बोला, दीदी ऐसे पुराने तहखाने में आत्माएं होती है, मैंने टीवी में देखा है। इस पर सीमा जोर से हंस पड़ी। धत पगली,
कुछ भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते हैं। दोनों अंदर गई। वहाँ बहुत धूल थी, लेकिन काम का कुछ भी सामान नहीं था सिवाय एक कंगन मिला था पुराने ज़माने का। सीमा को बहुत पसंद आया। वो यहाँ के जमींदार के बहू का था, ऐसा कमला ने कहा। कमला ने पहले तो सीमा को रखने से मना किया, लेकिन सीमा की जिद के आगे वो कुछ न कर सकी। उसने वो कंगन सुनार से साफ करवा के सीमा को दे दिया। बस उसी दिन से विनोद और सीमा के जीवन में भूचाल आ गया। विनोद कभी कभी रात को देर से आने लगा था। वहाँ काम जोर से चल रहा था। उसको काम के अलावा अब कुछ नहीं सूझ रहा था। एक बार विनोद को रात को आते हुए देर हो गई थी। उसने सीमा को फ़ोन करके खाना खाकर सोने को कहा। वो जब घर आया तो रात के कुछ 11, साढ़े 11, 12 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला और वो जाकर सो गया। घर के अंदर जाते ही विनोद को उसके बाथरूम से चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रेश होने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो सीमा अपने जगह पर सोई थी। उसने उसे बिना जगाए खुद सो गया, लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसको दर्द से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आने लगी। उसने आँख खोली तो सीमा बेड पे नहीं थी। आवाज़ बाथरूम से आ रहा था। देखा कि सीमा वहाँ नीचे गिरी थी, दर्द से चिल्ला रही थी। विनोद ने उसको उठाकर बेड पर रखा। वो एक हाथ में वही पुराना सा कंगन पहने थी। विनोद को जरा अजीब लगा। सीमा कभी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने के बाद विनोद ने सीमा से कल के बारे में बात की, लेकिन सीमा को रात का कुछ याद नहीं था। लेकिन वो जरा बीमार सी लग रही थी। विनोद ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? सीमा ने कहा। सीमा ने ना कहते हुए कहा और अपना मन काम में लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगता था। विनोद ने कहा, कमला दीदी को बाजार लेकर जाना, उसका मन भी बना रहेगा और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो वो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। कमला ने हंसते हुए कहा। विनोद अपने काम पे चला गया, लेकिन उसको सीमा का मूड थोड़ा अलग लग रहा था। साइड पे जाकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात का मुझे वहम हुआ था, वो सब सच था क्या? इधर सीमा तैयारी कर कमला के साथ बाजार चली गई। विनोद ने ऑफिस की गाड़ी भेजी थी। नंदू को घर की रखवाली में रख के गए थे। सीमा ने गांव का बाजार देखा नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कुछ कपड़े खरीदे। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी के लिए इंतज़ार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी मैं वो अभी आती हूँ, हमने धनिया तो लिया ही नहीं, उसके बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा ना, मैं लेकर आती हूँ, आप कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई, देखा कि बहुत भीड़ लगी है, हल्ला हो रहा है। कुछ औरतें जमा होकर चिल्ला रही थी, कौन डायन है ये, मेरी बच्ची चुरा रही थी, इसको मारो। कमला ने देखा सीमा कहीं नहीं दिखी तो वो पास में जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले थे, धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे हो गए थे। जब चेहरा सामने आया तो, हे भगवान दीदी आप, अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी हैं, बहुत बड़े घर की हैं, दूर हो जाओ। दीदी दीदी ओ दीदी, क्या हुआ, ये सब आपको क्यों मार रहे हैं? अरे ऐसी औरत को मारना ही चाहिए, मेरी लड़की को अपनी कहकर उठा के भाग रही थी, एक औरत गुस्से से बोल रही थी। सीमा अपने मुंह में कुछ बोल रही थी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। कमला के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उनकी गाड़ी आई और दोनों वहाँ से घर वापस आए।
कमला ने यह बात किसी को नहीं बताई। शाम होते हुए सीमा को बहुत बुखार हुआ, लेकिन वो घर में ही रुकी रही। नंदू ने डॉक्टर बुलाकर लाया, उसने दवाई दी और चला गया। विनोद आज जल्दी आया, साथ में खाना भी खाया। सीमा बिल्कुल ठीक थी अब, लेकिन रात को जब भी विनोद को दर्द भरी चीखें और चूड़ियों की आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। आज भी सीमा बेड पर नहीं थी, सीमा बाथरूम में थी। लेकिन जब विनोद उसको लेने गया तो सीमा ने एक डरावनी आवाज़ में पलटकर जवाब दिया, ए दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देख के विनोद तो एकदम से डर गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चीखना चालू किया, नंदू जल्दी आओ। नंदू और कमला भागते हुए आए। सीमा का वो डरावना रूप देखकर उनकी भी सांसें रुक गई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून सी लाल, चेहरा इतना भयानक, उस पर कटने के जलने के निशान। कमला, अक्का तू इसमें मत आ, तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसा बोलकर सीमा रोने लगी और बेहोश हो गई। कमला यह देखकर एकदम से सुन्न हो गई। वो बाहर गई और नंदू और विनोद भी साथ में भागे और दरवाज़ा बंद किया। यह सब क्या है कमला, मुझे बताओगी? तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? विनोद ने जरा गुस्से से पूछा। वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई साहब, वो वापस आ गई है अपना पुराना बदला लेने। मैं बोलूं कि मुझे अक्का कोई दूसरा नहीं बोल सकता, एक ही थी वो ही। वो आ गई साहब, अपनी लड़की की मौत का बदला लेने आ गई। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठ जाता है। विनोद तो पूरा पागल हो चुका था। कमला क्या बोल रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कमला ने बताना चालू किया, साहब ये जो हवेली है ना, वो जमींदार बड़ा ही निर्दयी आदमी है। उसने अपनी बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद रखा। विनोद थोड़ा शांत हो रहा था। कमला आगे बता रही थी, उस जमींदार का एक लड़का था रौनक नाम का। साहब नाम जैसा उसका स्वभाव था, अपने पिता और माँ से अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका यह स्वभाव घर वालों को बिल्कुल भाता नहीं था। रौनक को शांति पसंद थी। जो एक मजदूर की लड़की थी वो शादी करना चाहता था। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शांति से शादी कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो ये सह लिया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए साहब। विनोद ने बीच में कहा, लेकिन इसमें मेरी सीमा की क्या गलती, उसके साथ ये सब? विनोद बड़ा हैरान था। कमला आगे बताने लगी, हाँ साहब, इसमें सीमा दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो शांति की आत्मा वापस आ गई है साहब, अपना बदला पूरा करने। उस शांति को एक लड़की हुई, बेचारी सारी तकलीफ़ें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर नहीं जाने देती। रौनक को यह सब पता था। उसने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन हाथापाई में शांति की लड़की बहुत जख्मी हुई। डॉक्टर ना मिलने से बेचारी बच नहीं पाई। साहब बच्चे का दर्द क्या होता है हमसे पूछो, हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझोगे। इतना बोलकर कमला रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोलने लगे, अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहब। शांति पगली सी हो गई थी, लेकिन उस जमींदार ने बच्ची की लाश को अपना जहाँ बाथरूम है ना, वहाँ ज़मीन में गाड़ दिया। शांति ये सब नहीं सह पाई और बेचारी तड़प के मर गई। कहते हैं ना साहब, जो तड़प के मरते हैं उनकी रूह भटकती रहती है। रौनक को ये सब अभी बाहर ही नहीं आ पाया है। वो पागल हो चुका है। उसको एक खोली में बंद रखता है वो जमींदार। बहुत प्यार करता था रौनक अपनी शांति से और अपनी बच्ची से।
उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब। ये सब सुन के विनोद सुन्न रह गया। कैसे हैं ये लोग, और अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, यही सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को लेकर आया। उसने समस्या का हल बताया। शांति की आत्मा को मुक्ति के लिए पहले शांति को कहा गायब किया है, वो देखना पड़ेगा। विनोद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। विनोद ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी बीवी को नंदू और कमला के बयान पर हिरासत पे लिया। शांति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत में खुदवा के शांति की अस्थियां बाहर निकलवाई। बाद में हवेली में जाकर बाथरूम खुदवाई और शांति और उस बच्ची की अस्थियां साथ में अग्नि के हवाले किए और दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर सीमा कमरे में बंद थी। उसको धीरे धीरे होश आ रहा था। शांति की रूह ने अब सीमा को छोड़ दिया था। खूनी हवेली। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच, ये सब बातें बहुत आम हैं। शायद शहरों में ये सब सुना ना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहाँ भूतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है। वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे उसे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों ने शिकार की ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतारा और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब ना तो वहाँ कोई हवेली थी ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली को मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते थे। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखी थी ना वो डरावने शिकारी का खूनी भूत दिखा था। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते जा रहे थे। इतनी ज़्यादा बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली भी और ज़्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक सा लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा था, वहाँ थोड़ी देर रुक कर फिर चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो जाए इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राज़ी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी हवेली।
गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुला। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपनी जरूरी सामान हाथ में लेकर बाकी गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर थी वो हवेली, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। सागर ने देखा तो उससे रहा नहीं गया, तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा, क्या तुम यही हवेली में रहते हो, वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा सका। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे जाने लगे, ऐसा लगा कोई उन्हें देख रहा है, वो भी बहुत गुस्से से। एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो बहुत डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता हूँ बोल रहा था, तो उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान कमरे के अंदर रख दिया। वो लोग इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी कमरा गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझाकर शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो किसी बुरी जगह पर फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुला। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था बाहर। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं मिला, ना ही कोई खिड़की।
सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। ये सब क्या हुआ, यह सोच के वे आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पीने का कुछ था। अब सब थक कर एक जगह बैठ जाए, क्या करे यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगे। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार के टकराने से खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या तुम, क्या कर रहे हो, जानवर हो क्या? सागर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खुद खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई, लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी, इतने दिन का भूखा दोनों से नहीं बच पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वैसे ही वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका हो। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश के बगल कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। सूरज की पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया हवेली का। कर जैसी सालों से बंद पड़ा था वो दरवाजा, वैसी आवाज आई। रमेश सब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा, ए ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है, बोलता है, जी जी साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, देखता है वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। ड्राइवर बोला, साहब बाकी लोग कहाँ हैं? रमेश रोने लगता है। वो दोनों उसी हवेली में हैं और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ से परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश। तभी, हम लोग यहाँ कितने दिन से फंसे थे, उस हवेली में तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं? ड्राइवर शंकर चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर कर बोला।
अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा से डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर गया। वो सदमा सहन नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, दोनों दोस्त कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे।